हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारा अ टर्ब्यूलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। तो 1905 का टाइम पीरियड आ गया, रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने जा रही है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था किस तरीके से रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, किस तरीके से पार्टीज बनती हैं जो जो इलीगल थी। मतलब जो सार निकोलस था, जो राजा था, उसने सारी पार्टीज को इलीगल बोला गया था कि कोई संगठन नहीं बनाएगा। लोगों ने संगठन बनाया, उसके बाद पार्टियां बनती हैं और फिर उसके बाद किस तरीके से रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगा, इसमें जो लिखा है द रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है? देखिए, ऑटोक्रेसी का मीनिंग होता है बेसिकली, मतलब जब राजा होता है, राजा का क्या काम है, मोनार्क है, वो अपनी चलाएगा। तो ये जो अपनी चलाता है, राजा अपने हिसाब से चलेगा, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे ऑटोक्रेसी। जो एरिस्टोक्रेसी होती है, मतलब इंसान जो अपनी चला रहा है बस, उसमें किसी तरीके की, तो इट इज सिमिलर टू काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, हम इसको कह सकते हैं। तो वो होती है ऑटोक्रेसी। तो रशिया क्या था, एक ऑटोक्रेसी में था, राजा अपनी चला रहा था, ना कोई पार्लियामेंट थी ना वैसा कुछ था, उसको अपने ही रूल फॉलो करने हैं, हर चीज में अपने ऑर्डर दे देने हैं। तो इसी के चलते हुए क्या होता है, हालात बिगड़ रहे थे रशिया के। तो अगर इसको थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कनेक्ट करें तो सिचुएशन कुछ वैसी हो रही थी। अब दिख रहे थे कि हालात बिगड़ रहे थे, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस थे सोसाइटी में। मतलब क्या क्या देखा हमने, जैसे सोसाइटी, मतलब इकोनॉमी की बात करें तो प्राइस राइज थे, महंगाई बढ़ रही थी, जो वेजेस थे लेबर की वो कम थी, उसके बाद जो वर्किंग आवर्स है वो ज़्यादा थे। तो ये सारी चीज़ों को लेते हुए एक कहीं ना कहीं एक गुट निकल कर आ रहा था जो अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, वैसी आइडिया स्प्रेड हो चुके थे और उसके चलते हुए जो लेबर क्लास था वो किससे परेशान था कि जो वन प्रॉपर्टी ओनर है, कि मतलब उनका किस तरीके से प्रॉफिट जो खुद ले रहे हैं, लेबर परेशान है। तो ये सारी चीज़ों को चलते हुए जो संगठन बने हुए थे, यानी कि जो थे, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे और जो सोशल रिवॉल्यूशनरी थे, सब लोगों ने मिलकर किसकी डिमांड करी? संविधान की। संविधान की डिमांड करी। अब आप इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कनेक्ट कर लीजिए, उसमें भी यही हुआ था, संविधान की डिमांड हुई थी। तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती है कि संविधान बनेगा, उससे हमारा देश चलेगा और उसको हम सोशलिस्ट बनाएंगे। तो इसी के चलते हुए क्या होता है, इन लोगों को इवन सपोर्ट मिलता है नेशनलिस्ट का और जुडिडिस्ट का। अब नेशनलिस्ट तो वो होते हैं जो देशभक्त होते हैं, देश के बारे में सोचते हैं हर चीज के लिए, और ये जो जुडिडिस्ट होते हैं, ये कौन थे? सो दे वांट टू मॉडर्नाइज इस्लाम। तो जो वहाँ के मुस्लिम्स थे, मैंने आपको कुछ पिछली वीडियो में बताया था ना कि वहाँ पे आपको काफी सारे क्रिश्चियनिटी थे, बुद्धिज्म था, क्या नाम है, मुस्लिम्स थे, तो काफी सारी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहा करते थे। तो ये जो मुस्लिम्स थे, तो जो पुरानी ऑर्थोडॉक्सी थी उससे भी परेशान थे ये लोग, इनको भी मॉडर्नाइज करना था अपने इस्लाम को। तो ये सारे लोग एकजुट आके और इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब आगे क्या होता है देखिए, तो ये तो हुआ एक मुद्दा जो मैंने आपको बताया अभी इसमें कि संविधान की डिमांड करी गई। उसके बाद यहाँ पे अब एक मुद्दा और होगा अभी जो इकोनॉमिकल उस पर आएगा, आप ध्यान से समझिएगा इसको। 1904 की बात है, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट इंक्रीज एंड द रियल वेजेस डिक्रीज बाय 20%। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए क्या होता है। अगर इसको एग्जाम में अपनी आंसर राइटिंग में भी लिखेंगे ना, तो ऐसी कुछ रीजंस होते हैं जब लिखने होते हैं, तो ये पॉइंट में इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो एक अच्छा आपके उस पर इंप्रेशन पड़ता है। तो देखिए होता क्या है, प्राइस ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? इंसान की जो रोजमर्रा की जिंदगी का खाना पीने की चीजें, उसके दाम बढ़ रहे थे, यानी कि इन्फ्लेशन आ रहा था, चीजों के दाम बढ़ रहे थे, महंगाई आ रही थी, और इन सारी चीजों के चलते हुए क्या हो रहा था, तो वेजेस गिर कैसे रहे थे। तो मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल के उस पर समझाता हूँ कि मान लीजिए आज के जमाने में आपको तनख्वाह मिल रही है 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 रुपए आपकी तनख्वाह है आज की डेट में। तो आने वाले 10 सालों में क्या 25,000 रुपए, आप आज जो 25,000 में आप जो भी कुछ खरीद सकते हैं, जैसे आज भी महंगाई है, लेकिन 25,000 में आप एक बेसिक रिक्वायरमेंट अगर मान लीजिए फुलफिल कर लेते हैं, तो क्या आज के 10 साल बाद वो 25,000 रुपए से आप वो रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। होता है ना, अगर इकोनॉमी में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो वेजेस और सैलरी भी तो इंसान की बढ़नी चाहिए ना। तो वो वेजेस तो बढ़ ही नहीं रही थी, वो 20% घट गई। जब इंसान सोचिए 25,000 में अपना घर का पूरा सामान या अपनी घर गृहस्थी चला सकता है, वो 10 साल बाद थोड़ी चला पाएगा। तो एक टाइम पीरियड बाद क्या होगा, उसकी वेजेस वो कंपेयर होगी। तो वो जो 25,000 है, फॉर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि जो सैलरी 25,000 है वो 25,000 ही है, टाइम पीरियड बन गया बड़ा और महंगाई भी बढ़ गई, तो वो जो वेजेस थी वो वही रही, तो उसके चक्कर में वो 20% गिर जाती है। तो बेसिकली क्या है कि उसकी वेजेस गिर गई, तो अब वो अपनी रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो महंगाई की मार, तो इसी के ऊपर चलते हुए क्या होता है, फिर ये सारी चीजें होती है, और ये इसी के चलते हुए क्या होता है कि 4 वर्कर्स होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है, पुटीलव आयरन वर्क्स, मतलब एक फैक्ट्री होती है, वहां से उन 4 लोगों को डिसमिस कर दिया जाता है।
और यही सब के चलते हुए फिर क्या होता है, 1,10,000 वर्कर स्ट्राइक पे निकलते हैं सेंट पीटर्स में। और डिमांड क्या होती है, वही जो 8 घंटे काम मिलना चाहिए, वेजेस अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए स्ट्राइक होती है और फिर यहीं से रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। तो स्ट्राइक होनी स्टार्ट हो गई। अब स्ट्राइक होती है, उसके बाद क्या होता है देखिए, ये तो हुआ मैंने बताया कि किस तरीके से स्ट्राइक हुई थी। अब आता है इसमें टॉपिक ब्लडी संडे। ये ब्लडी संडे क्या था, तो संडे का एक दिन था जिस दिन एक फादर थे, यानी कि जो चर्च में फादर होते हैं उनका नाम था गेपॉन। वो कुछ लोगों को लेके रीच विद मॉब एट विंटर पैलेस। विंटर पैलेस यानी जहां पे राजा रहा करता था, वहां पे जाते हैं प्रोटेस्ट करने। तो मॉब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, ये मतलब ऐसी भीड़ नहीं है, एक कुछ लोगों को लेके जो मतलब वर्कर्स थे जिनकी डिमांड के लिए जो स्ट्राइक चल रही थी, इसी डिमांड के लिए फादर उन लोगों को अपने साथ लेके ग्रुप में विंटर पैलेस पहुंचते हैं राजा से, मतलब क्या करने के लिए, उसके आगे प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमारी मांगों को सुना जाए, पूरा किया जाए। तो इसी सब के चलते राजा क्या बाउंस बैक करता है, सीधा अपनी पुलिस और कोसैक्स होते हैं, राजा की प्राइवेट पुलिस होती है, उन सबको भेजता है और उन पर अटैक करवा देता है। और इसी में 100 वर्कर मारे जाते हैं और 300 घायल होते हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद फिर क्या होता है, स्ट्राइक टुक ओवर एवरीवेयर, और लॉयर, डॉक्टर, स्टूडेंट, हर इंसान अपनी यूनियन बनाता है। यहाँ से स्ट्राइक की शुरुआत होती है, यानी कि रिवॉल्यूशन की क्रांति में आग लग जाती है और सभी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं यहाँ से। तो यहां तक ये सारी चीजें होने के बाद अब क्या होता है, राजा तो अब क्या करेगा, राजा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, राजा के ऊपर प्रेशर आ गया। तो यहीं से ड्यूरिंग 1905 की बात है, जब सार अलाउड क्रिएटिंग एन इलेक्शन कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसको हम डूमा कहते हैं। तो पार्लियामेंट उसने बोला कि ठीक है कि इलेक्टेड पार्लियामेंट हम बना देते हैं और उसमें ये सारी चीजें करवाएंगे। लेकिन ये जो डूमा होता है, डूमा यानी कि रशियन में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं हम, ठीक है। तो वो बनाया जाता है और उसको 75 डेज के अंदर राजा डिसमिस कर देता है। यहाँ राजा गेम खेल जाता है, इसको डिसमिस कराता है, फिर दोबारा से ड्यूमा बनाता है, फिर उसको डिसमिस कराता है, बार बार प्रक्रिया करता है। राजा था, दिमाग लगा रहा था, और उसको करने का फाइनली जब थर्ड ड्यूमा वो तैयार करता है तो उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव्स को लेता है, लिबरल्स और रेडिकल्स को उससे निकाल के बाहर कर देता है। अब पीछे से रिकॉल करो, कंजर्वेटिव्स कौन थे, कंजर्वेटिव वो लोग थे जो बदलाव नहीं चाहते थे, तो उसने सारे कंजर्वेटिव्स को इसमें इलेक्टेड करके डाल दिया ताकि चीजें बदलेंगी नहीं। और इसी के चलते हुए अब आने वाली स्टोरी में, यानी आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होगा और किस तरीके से रिवॉल्यूशन की आग भड़केगी। मतलब रिवॉल्यूशन की आग तो भड़क चुकी है, रिवॉल्यूशन तो अब स्टार्ट हो ही गया है, और इस बीच में वर्ल्ड वॉर भी आएगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर क्या था मैं बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर जो था दो पावर्स के बीच में था, एलाइज और एक्सिस। तो वो बताऊंगा, दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे, आपस में सब भिड़े हुए थे, जर्मनी, यूएसए, जापान, फ्रांस, ये सारे थे। तो एक ग्रुप था जिसमें था आपका फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और दूसरा एक रशिया, ये 4 ग्रुप थे, ठीक है। और दूसरा ग्रुप था जिसमें जर्मनी था। तो जर्मनी पहले जर्मनी, इटली, ऑटोमन एम्पायर और जापान, ये सारे ग्रुप्स के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर ऐसे चल रहा था। तो वो तो आने वाले अगले चैप्टर आएगा नासिज्म, उसमें बताऊंगा वर्ल्ड वॉर कैसे क्या हुआ था। मेनली बस ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। इसमें एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, टर्बुलेंट टाइम क्या चल रहा था। तो ये टर्बुलेंट टाइम ही तो था, यानी बेसिकली जब सिचुएशन अनस्टेबल होती है, अप एंड डाउन हो रही है चीजें, क्योंकि प्राइस राइज ऊपर नीचे हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो एक टर्बुलेंट टाइम पीरियड आया रशियन रिवॉल्यूशन का। तो जो चीजें हैं अनस्टेबल है सारी, तो इसीलिए हम इसको टर्बुलेंट टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जानेंगे क्या होता है आगे रशियन रिवॉल्यूशन में, किस तरह से वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।